शांति। कहा गया है कि मेकअप से हो गई असली और नकली की पहचान, मेकअप से हो गई असली और नकली की पहचान, बाहर से तो था ताजमहल, अंदर से कब्रिस्तान। तो वैसे ही हमारी हालत है, बाहर से हम बहुत अच्छे दिखने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं सक्सेसफुल हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन अंदर से एकदम डिस्टर्ब है ना, अंदर से टेंशन में है, हार्ट भी डिस्टर्ब है, हेड भी डिस्टर्ब है। और क्यों ये टॉपिक जरूरी है? क्योंकि दोनों के साथ डील करने का तरीका अलग अलग है ना। दिल से कैसे डील करेंगे और दिमाग से कैसे डील करेंगे, उसको हील कैसे करेंगे, उसका तरीका अलग अलग है। दिल है वह इमोशंस को समझता है, फीलिंग्स को समझता है, दिमाग वह लॉजिक को समझता है। इसलिए दोनों को हील करना आवश्यक है। सिर्फ एक को हील किया, दूसरे को नहीं किया, तो भी आप पूरा जीवन में खुशी का अनुभव नहीं कर सकेंगे, पूरे हेल्थ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। बहुत लोग कहते हैं कि मैं निराश हूं क्योंकि मेरा सब कुछ खो गया है। अमिताभ बच्चन ने कहा कि मैं सफल हुआ क्योंकि मेरा सब कुछ खो गया था। अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन जो कंपनी थी, उसमें बहुत बड़ा घाटा हो गया और रात भर उनको नींद नहीं आई। जो कहते सवेरे सवेरे मैंने सोचा कि फिर से फिल्म में काम करूंगा, है ना, और फिर से फिल्म में आए तो सफल होंगे। तो हमारा अप्रोच इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जीवन में क्या होता है वह समस्या की बात नहीं है, परंतु उस समस्या के बीच में हम क्या करते हैं वह सबसे इंपॉर्टेंट। जब जब भी ऐसी बातें, सारे विश्व में जहां जहां भी मैं ये बात बताता हूं कि समस्याएं तनाव निर्माण नहीं करती है, जो आपका अप्रोच है वह तनाव निर्माण करता है, वह समस्याएं करता है। तो लोग तुरंत पूछते हैं कि डॉक्टर क्या गरीबी टेंशन नहीं है? जो लोग गरीब है वो लोग इतना दुखी है। वास्तव में गरीबी भी टेंशन नहीं। यह सत्य घटना है। बंबई में दो भाई थे, एक भाई बहुत पैसे वाला था, दूसरा भाई गरीब था। यह गरीब भाई के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा तो पागलों जैसा था, गालियां देता था कि भी क्यों जन्म दिया अगर हमको ठीक से पाल नहीं सकते थे। तो जो सबसे छोटा था वह भी सोचता था कि मेरे पास पहनने के अच्छे कपड़े भी नहीं है, तो उसने भी पढ़ाई नहीं की। परंतु बीच वाला रात दिन पढ़ता था। जब और बच्चे खेलने को जाते थे वो पढ़ता था, जब और बच्चे पिकनिक को जाते थे वो पढ़ता था, और आखिरी सर्जन बना। आज न्यूयॉर्क में वह सेटल्ड है। एक बार उसे ओरेशन अवार्ड मिल रहा था। करीब 3000 डॉक्टर्स थे, मैं भी वहां था, तो मौका था अपने जीवन के बारे में बताने का। उसने कहा कि मैं अच्छा सर्जन क्यों बना, क्योंकि मेरे मां बाप गरीब थे। उसने कहा सचमुच इमोशनल सीन बना था, क्योंकि रियल अपने लाइफ के बारे में बोल रहा था। उसने कहा कि मेरा बड़ा भाई घर में आके शराब पी के हंगामा करता था, तब भी मैं पढ़ता था। यह सोचता था कि मैं पढ़ूंगा तो मां बाप को हेल्प कर सकता हूं, नहीं तो क्या करूंगा। ये तो ऐसे भी दिन थे घर में खाने को नहीं था, फिर भी मैं रात भर पढ़ता था। यह सोचता था कि अच्छे से पढ़ूंगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता ना। तो देखो ना, गरीबी व तनाव नहीं, आप उसमें क्या करते हैं। कोई भी समस्या हो, वो फिजिकल है, मेंटल है, सोशल है, वह समस्या कोई टेंशन निर्माण नहीं करती है ना। उस समस्या में आपका अप्रोच क्या है वह इंपॉर्टेंट है ना। आपका अप्रोच सही हो जाए बस। आज आपको मैं यही बताना चाहता हूं, हार्ट और हेड को हील करने का
अप्रोच कैसे सही करेंगे हम। और सब देखो तो क्या होना चाहिए कि भी दिल ठीक होना चाहिए ना। दिल ठीक है ना तो सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक संत थे, है ना, छोटी सी कुटिया थी, उसमें एक ही व्यक्ति सो सके इतनी छोटी सी कुटिया थी ना। जोरों से बारिश आई तो एक व्यक्ति अंदर आया, कहा आ जाओ भाई। तो कहता है संत जगह नहीं है। कहा कोई बात नहीं, हम बैठ जाएंगे, है ना। तो भी दोनों बैठ गए, 2 जन की जगह हो गई। और थोड़ी देर हुई, तीसरा व्यक्ति आया, उसको भी कहा आओ आओ भाई। तो उस व्यक्ति ने कहा सब जगह कहां है। कहा कमाल है, तू अंदर आया तब भी जगह नहीं थी, मैं बैठ गया तो जगह हो गई, कभी हम खड़े हो जाएंगे तो तीनों के लिए जगह हो जाएगी। कहा दिल में जगह चाहिए, अगर तुम्हारे दिल में जगह है तो सब कुछ है। हाँ बस सबसे बड़ा काम यह करो, प्रॉब्लम्स आए तो आने दो, लेकिन दिल को कभी छोटा मत करो, है ना। फाउंडेशन ही का है। देखो कई बार हम कंप्लेन करते है ना, आप सब कंप्लेन करते कि मेरी वाइफ है वो पड़ोसी को जाके सब बताती है, मुझे नहीं बताती है। तो भी बच्चे फ्रेंड को सब बोलते, हमको नहीं बोलते। पता है क्यों नहीं बोलते? हाँ क्यों नहीं बोलते? क्योंकि आप सुनते ही नहीं। मूल बात यह है कि भी आप सुनते नहीं। कहते हैं कि जो सुनता है वह साधु। अच्छा क्यों नहीं सुनते? अच्छा हाँ क्यों नहीं सुनते मालूम है क्यों? अच्छी नहीं है तो मैं बोल रहा हूं ना कि भी अच्छी बात। अच्छा क्यों नहीं सुनते? हाँ तो वो आपकी कमी है, क्योंकि जहां पर टाइम देना चाहिए वहां आप टाइम नहीं देते ना। एक बात समझ लो, हाँ कि भी वाइफ को बड़ी बड़ी एक्सपेंसिव साड़ियां नहीं चाहिए, है ना, उसको गहने भी नहीं चाहिए, है ना, उसको आपका टाइम चाहिए। देखो एक बहन ताली बजा रही है कि सही है कि हमको टाइम चाहिए। सचमुच बच्चों को भी आजकल कहते हैं ना कि भी बच्चे बिगड़ गए। तो बच्चे वास्तव में बिगड़े नहीं, आप बच्चों को समय नहीं देते इसलिए और कहीं देते, आप उस पर अटेंशन नहीं देते। आज बच्चे ना कहते कि कई बार हमारे पास आते कहते कि भी बड़ा हो गया, अभी देखो उसने ट्यूबलाइट तोड़ दी, अभी टीवी तोड़ दिया। समय के साथ पैसे देने पड़ते। हाँ समय के साथ पैसे देने पड़ते। नहीं नहीं देखो कौन बच्चे? नहीं नहीं देखो आप है ना, बचपन से आपने डील नहीं किया। बच्चों को बचपन से आप सही रूप से डील करने लगो, देखो बच्चे वंडरफुल हो सकते। मैं आपको पहले तो एक सिंपल स्टोरी बताता हूं। कहते हैं कि भी एक बार एक पापा है, वो पेपर पढ़ रहे थे, 12 साल का बच्चा उसके पास गया, पापा पापा, तो कहा टाइम नहीं है मेरे पास। फिर से गया, पापा पापा, कहते टाइम नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद गया और कहा कि पापा आपको 1 घंटे की कितनी तनख्वाह मिलती है? तो उसने कहा 1 घंटे का 500 रुपया। तो कहा 500 रुपया लाओ। उसने 500 रुपया दे दिया। दूसरे दिन फिर से गया, पापा 500 रुपया लाओ, फिर से दे दिया। फिर संडे को बड़ा डिस्टर्ब होके बैठा था, तो डैडी गए, कहा मेरे समझ में नहीं आता, जब जब मांगते हो तुमको पैसे दे देते हैं, तो भी तुम ऐसे ही डिस्टर्ब होके बैठे रहते हैं। हाँ वो अपने कमरे में गया, कमरे से कुछ लेके आया और पापा को, पापा ये लो 500 रुपया, आपका 1 घंटा चाहिए। याद रखो, अगर बचपन से आपने बच्चों को ठीक से डील किया ना, तो उनको कुछ नहीं चाहिए और बच्चे वंडरफुल हो सकते। सारा प्रॉब्लम पेरेंटिंग में ही है। एक ब्रह्मा कुमारी बहन है, शायद आपको भी उनको मिलाना चाहिए हमको। एक बार वो मेरे साथ कहीं आई थी लेक्चर्स देने के लिए, है ना, तो मौका था कि उसके साथ रास्ते में बात करें, तो मैंने उसके साथ रास्ते में बात करना शुरू किया। उसने वंडरफुल बताया। उसने कहा देखो कि भी मैं कैसे बड़ी हुई हूं,
उसने कहा कि भी मेरा जन्म हुआ उससे करीब 1 मास पहले ही मेरे फादर ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाने लगे। सेंटर पे जा रहे थे। 1 महीने के बाद एक दिन आके उसने ब्रह्मा कुमारी बहन को कहा कि बहन जी हमारे घर में ब्रह्मा कुमारी आई है। तो लोग सोचने लगे कि कौन सी ब्रह्मा कुमारी इनके घर में कैसे जाएगी। उसने कहा नहीं नहीं बहन जी हमारे घर में बेटी का जन्म हुआ, उसका मतलब ब्रह्मा कुमारी आई ना। और वो कहती है कि भाई मैंने पहला जो खाना खाया है वो सेंटर का भोग खाया है। बचपन से ही मेरी मां मुझे सिखाती थी, है ना, वो एकलौती संतान है। तो कहती कि मैं छोटी थी तो खेलने को कुछ नहीं होता था, तो मेरी मम्मी कहती थी जा भगवान के साथ खेल। तो वो कहती है मैं भगवान के साथ खेल करके बड़ी हुई। और कहने लगी कि और मैं बड़ी हुई तो मैंने भगवान से बातें करना सीखा। मैं पढ़ती थी तो भी भगवान के साथ बैठ के पढ़ती थी कि भगवान इसको याद रखना, मैं तो भूल जाऊंगी तुम याद रखना। और एग्जाम में भी कुछ नहीं आएगा तो पूछती थी भगवान जी क्या था वो, कि मुझे याद आ जाता। कहते बोला नॉर्मल थी, मैं जीन्स पहन के कॉलेज में जाती थी, लेकिन अंदर में वो जो माँ बाप ने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स भरे थे इतने पावरफुल थे, है ना। माँ बाप चाहते थे कि तुम अभी भी घर में रहो। उसने पढ़ाई पूरी की, उसने कहा नहीं नहीं अभी मैं सेंटर पे जाऊंगी, मेरी पढ़ाई होगी अभी सेंटर पे जाके मुझे सेवा करनी। क्या पावरफुल मैनर्स थे। वो 3-4 दिन मेरे साथ रही। तो दिस इज रियल पेरेंटिंग ना। दिव्या बहन जो मेरे भी टीचर है ना, वो भी बताते हैं कि भी सचमुच पेरेंटिंग क्या है। तो कहते हैं हमको भी ऐसे ही सिखाया गया। छोटे थे तभी कोई चीज चाहते थे तो पिताजी कहते थे, है ना, कि तुम भगवान से मांगना। कभी कोई चीज चाहिए थी कि डैडी यह चीज चाहिए, तो डैडी ने पूछा कि भी भगवान से मांगा? कहा नहीं 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 मांगा। तो कहा कि कैसे होगा, पहले भगवान से मांगना पड़ेगा। तो भगवान से मांगेंगी फिर भगवान मुझे पैसे भेजेंगे, फिर मैं वो चीज खरीदूंगा तुमको दूंगा। तो कहते हमेशा भी जो कुछ भी चाहिए था हम पहले भगवान से मांगते थे। तो इट्स अ रियल, आज जो प्रॉब्लम है वह पेरेंटिंग का प्रॉब्लम है। बच्चों में अभी भी वह चीजें है, अगर हम सही रूप से दे सके तो उनमें सब कुछ है। और देखिए कि इसको हील क्यों इजी करना। पेन को लाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती है ना। भी ऐसे ही दिल में दर्द हो जाता है, समस्या हो जाती है, तो पेन को लाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती है, तो उसको मिटाने की भी कोशिश क्यों करनी पड़े। इजी है या नहीं। सोचो कि भाई जैसे नेचुरली आता है, हम सचमुच उस प्रोसेस को समझ लेंगे तो बिल्कुल नेचुरली हो जाएगा। सिर्फ ये छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं कि जो मैंने और कहीं नहीं कही है। हाँ, लक्ष्य यह है कि आपको नई बातें बताऊं। जो मैंने ऑलरेडी कहीं पर कही है वो तो आपको किताबों से भी मिल जाएगी, सीडीज से भी मिल जाएगी। हाँ, कुछ नई बात बताने का लक्ष्य था। कहते हैं कि बैल वह बैल नहीं है जब तक वो बजता नहीं है ना। गीत वह गीत नहीं है जब तक उसको गुनगुनाते नहीं हो। ऐसे ही लाइफ इज नॉट लाइफ टिल यू एंजॉय इट। लाइफ ही भगवान ने क्यों दी है, जीवन क्यों दिया है, एंजॉय करने के लिए। कोई आपको पूछता है हाउ आर यू, तो क्या बोलते हो, हाउ आर यू। बोलते ही नहीं है तो कमाल है। मैंने कहा कुछ तो बोलेंगे। हाँ, हाउ आर यू, फाइन। ऐसा नहीं, ऐसे नहीं होता है। देखो कोई पूछे ना तो हाउ आर यू तो क्या बोलने का, कहते हमारे जो शब्द है ना वह हमें अनुभव देते, वो आपकी भाषा बड़ी महत्वपूर्ण है। कोई पूछे ना हाउ आर यू तो 2 जवाब दे सकते, एक तो कहो सुपर फाइन और दूसरा टॉप ऑफ द वर्ल्ड।
हाँ, आपको क्या अच्छा लगा? टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, वेरी गुड। चलो, हाँ हाँ, घमंडी हो। अच्छा, नहीं हाँ, नहीं, अपने को तो मैं तो फील कर रहा हूं ना, भले में नम्रता भी हो साथ साथ में। हाँ, घमंडी कब कहते हैं कि नहीं, आपका जीवन देख करके, आपका व्यवहार देख करके व्यक्ति कहते। नहीं, अगर सारी बातों में आप निर्माणचित हो, है ना, सारा जीवन में आप में निर्माणता है, तो देखो मुझे कोई नहीं कहता है तुम घमंडी हो, उल्टा मुझे ये कहता है कि तुम इतने नम्र क्यों हो। हाँ, तुम इतने अच्छे डॉक्टर हो, इतने सक्सेसफुल हो, इतने सब कुछ तुम्हारे पास है, तो भी तुम इतने नम्र क्यों हो। मैं कोशिश करता हूं कि अरे कुछ करना पड़ेगा, शायद भी नम्रता ज्यादा आगे, तो ऐसे वो ऑटोमेटिक होगा, तो कोई नहीं बोलेगा। और मुझे पूछना कभी भी, मुझे कोई भी पूछता है ना हाउ आर यू, तो मैं यही बोलता हूं सुपर फाइन। तो आपको भी पूछे तो क्या बोलेंगे? टॉप ऑफ द वर्ल्ड। देखो कैसे बोलने का मालूम है? हाउ आर यू। दो चार लोग ही बोल रहे, ऐसा नहीं, जोर से बोलने का। हाँ, जोर से बोलेंगे साहब। देखो कैसे बोलने का बताता, पूछे ना कोई हाउ आर यू, तो ऐसे बोलने का 1 2 टॉप ऑफ द वर्ल्ड। नहीं, ऐसा नहीं, ताली बजाने की 2 बार करेंगे सब साथ में। हाँ, अच्छा, हाँ, हाउ आर यू 1 2 टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अभी भी नहीं बोलो, बोलो एक बार बोलो, देखो अच्छा लगेगा ना, फिर आप लोग हमेशा बोलेंगे ना। एटलीस्ट अंदर में तो बोलो कि ठीक है, हाउ आर यू। हाँ, बस यूनिवर्स भी ठीक है, जो बोलना हो बोलो, लेकिन कुछ अच्छा जरूर बोलो। देखो, है ना, दिल और दिमाग को ठीक करना है ना, तो एक चीज तो ये होनी चाहिए कि कितना समय औरों से बात कर सकते हो। हाँ, कितना टाइम औरों से बात कर सकते हैं? 15 मिनट, 1 घंटा, कितना टाइम औरों से बात कर सकते हैं? जवाब नहीं देते। कितना? हाँ, क्या? जोर से बोलो, कितना टाइम औरों से बात कर सकते हैं? आधा घंटा। हाँ, तो 10 मिनट तो अपने आप से बात करना सीखो। आज प्रॉब्लम यह है कि हम औरों से तो बात करते हैं, लेकिन अपने आप से बात नहीं करते। तो बस ये जरूरी है कि अपने आप से बात करना सीखो। और कैसे, देखो ये भी आपको बताता हूं कि अपने आप से कैसे बात करने की। क्या नाम है बहन जी? हाँ, क्या? बिंदु नहीं, मृदुला। मृदुला, ठीक है ना? हाँ, अच्छा, ओके। तो देखो मृदुला, है ना, अभी मृदुला को बात करनी हो तो कैसे बात करनी है? तो अपने नाम से बात करो कि भी मृदुला धीरज रख, मृदुला सब कुछ ठीक हो जाएगा, मृदुला एक्सट्रीम में मत सोच, मृदुला अभी भी तेरे पास बहुत कुछ है, शांति रख। समझे? हाँ, ये तो एक उदाहरण दिया, परंतु अपना नाम बार बार कह के अपने आप से बात करने लगो। कि जब भी आप कहते हैं ना मृदुला, तो मैं, कहीं 25 लोग भी है, कोई कहेगा मृदुला, तो आप देखेंगे भले और किसको बुला रहे। तो इसलिए अपने नाम से सचमुच जो भी पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना शुरू कर दो, तो ऑटोमेटिकली मन है वह शांत होने लगेगा। और दिमाग है वह, जैसे कहा, तर्क की भाषा समझता है ना। दिमाग को तर्क दो, कितनी ना बड़ी समस्या क्यों ना हो, वह समस्या भी ठीक हो जाएगी। कैसे तर्क देंगे? एक 11 साल की लड़की की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, तो उसके पापा बहुत रोते थे, बहुत रोते थे। हाँ, 6 महीने के बाद भी रोते रहते थे। एक दिन रोते रोते ही उनको नींद आ गई, और नींद में उन्होंने स्वप्न देखा। क्या देखा? कि बहुत सारे फरिश्ते हैं, सभी फरिश्तों के पास मोमबत्ती थी। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी भी उनके बीच में है। हाँ, तो पहले तो देखा तो खुश हो गए, फिर उनको निराशा हुई, क्योंकि सभी की मोमबत्ती जल रही थी, लेकिन उनकी बेटी की मोमबत्ती बुझ गई थी। तो उनको निराशा हुई। उनको पूछा कि बेटे
यहां भी तुम दुखी हो, यहां भी तुम्हारी मोमबत्ती नहीं जल रही है। तो छोटी बच्ची ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने कहा, डैडी ये सभी मेरे मित्र बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बार बार मेरी मोमबत्ती को जलाने की कोशिश करते हैं, परंतु डैडी आपके आंसू बीच में आते, उसके कारण मेरी मोमबत्ती बुझ जाती है। डैडी प्लीज रोना बंद कर दो, ये पक्का समझो कि मैं यहां बहुत बहुत खुश हूं। दूसरे दिन से उन्होंने रोना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर रोने से बेटी के जीवन में दुख आता हो तो मुझे रोना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही सचमुच ना, कितनी ना बड़ी समस्या हो, आपको अच्छा सा तर्क मिल जाए ना तो वह समस्या समाप्त हो जाएगी ना। एक बार हिमाचल प्रदेश में गया था, वहां ये उदाहरण सुनाया। तो एक डॉक्टर बहन ने कहा कि इन्हें सचमुच ये लॉजिक काम करता है। उसने ऐसी बात बताई, उसने कहा कि मेरे फादर से बड़ा मेरा अटैचमेंट था, और जब फादर का देहांत हो गया तो कुछ समय तक मैं बहुत दुखी थी, बहुत रो रही थी। एक दिन कहते पार्क में बैठे बैठे मुझे आंसू आ रहे थे, तो उतने में विचार आया कि भी मृत्यु के बाद फरिश्ते बनते। अगर मेरे फादर अभी यहां से फरिश्ते बन के गुजरे और मुझे देखे कि भी रो रही है तो उनको तो दुख होगा, नहीं मुझे रोना नहीं चाहिए, मैंने आंसू पोंछ दिए, एकदम स्वस्थ हो गई। तो हर बात में अगर आपको बस तर्क को ढूंढ निकालो ना, सीबीटी एक पूरी थेरेपी कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, है ना। तो उसमें यही बात है सारी कि भी समस्या है ना, उसका पावरफुल तर्क लिखो, 5-6 अच्छी अच्छी बातें लिखो और उसको रिपीट करो। देखो दिमाग है वह ठीक हो जाएगा। और बुद्धि को, जैसे नहीं, हेड को ठीक करना बहुत बहुत जरूरी है ना। बुद्धि अगर ठीक हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहते हैं कि अकबर ने बिरबल को एक बार प्रश्न पूछा कि बुद्धि क्या खाती है, बुद्धि क्या पीती है और बुद्धि क्या करती है। तो बड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये तो जवाब नहीं है, बहुत सोचा, फिर घर गया। तो बेटे ने उनका एक एडॉप्टेड सन था, उसने देख लिया कि भी पापा आज बड़े मायूस से लग रहे। कहा क्या बात है? उसने कहा राजा ने प्रश्न पूछा है, उसका मुझे उत्तर नहीं आता है। तो क्या पूछा? कहा राजा ने पूछा है कि बुद्धि क्या खाती है, बुद्धि क्या पीती है, बुद्धि क्या करती है। तो बच्चे ने सोच के कहा कि देखो कल जाके ना जवाब दे देना कि बुद्धि क्रोध को खाती है, बुद्धि गम को पीती है, और जब राजा पूछे कि बुद्धि क्या करती है तो बोल देना कि ये तो बच्चों का सवाल है ना, इसका जवाब तो मेरा बेटा भी दे सकता है। तो दूसरे दिन जाके राजा को बोल दिया। तो राजा ने कहा अच्छा आपके बेटे को ले आना। तो दूसरे दिन बेटे को ले गए। फिर पूछा कि भी तुम्हारे पापा बोलते हैं तो बच्चों का सवाल है, हाँ तुमको मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो अच्छा का जवाब दूंगा। कहा देखो राजा जी पहले एक काम करना पड़ेगा, आप प्रश्न पूछने वाले, मैं जवाब देने वाला हूं, तो आप नीचे बैठो, मैं आपकी सीट पर बैठता हूं, तभी तो जवाब दूंगा ना। कहा बिल्कुल ठीक है, मुझे प्रश्न पूछना है, तुमको जवाब देना है। तो सीट पर बैठा। फिर पूछा बुद्धि क्या करती है? तो कहा कि बुद्धि राजा को प्रजा बनाती है, प्रजा को राजा बनाती है। देखो मैंने बुद्धि से काम किया तो आपकी सीट पे बैठ गया। तो ऐसे बस बुद्धि को ठीक करना ना, वो सही लॉजिक मिल जाए। इवन आध्यात्मिक ये पुरुषार्थ के लिए भी जब भी ये कहते हैं ना, आपको हम लोग बताएंगे भी कि इसके बाद सेंटर पर रेगुलर जाओ, तो क्या कहते हैं मालूम है? टाइम नहीं है, बच्चों को ले जाओ। परंतु हमारे पास टाइम नहीं, क्योंकि ना बुद्धि को जो प्रायोरिटी देनी चाहिए वह प्रायोरिटी नहीं दी। देखो इसको, इस बात को ध्यान से सुनना है ना, अच्छे से इस कहानी को सुनना, तो आपको सचमुच सारे जीवन के लिए प्रायोरिटी मिल जाएगी। एक राजा था,
हाँ, उसकी 4 रानियां थी। जो रानी राजा को सबसे ज्यादा पसंद थी, राजा जहां भी जाता था उस रानी को साथ ले जाता था। देखो हंस रहे, कहानी सुनी है। जहां भी जाता था उसको साथ ले, कभी उससे अलग नहीं होता था। दूसरी रानी है, बहुत सुंदर थी, तो हमेशा तो साथ नहीं ले जाता था, लेकिन और कोई राज्य में जाता था तो उसको साथ ले जाता था, दिखाने के लिए कि देखो मेरी रानी कितनी सुंदर है। तीसरी रानी है, वो बड़ी चतुर थी, तो जब कोई राज्य में प्रॉब्लम होता था तो उसको बुलाता था कि भी अब इसका सॉल्यूशन क्या। और चौथी रानी है ना, वो बड़ी कर्मठ थी, हमारी नील बहन की तरह काम सारा दिन काम करती रहती थी। राजा उसको कभी नहीं बुलाता था, वो तो अपने काम में ही बिजी थी, बस ऐसे ही वही राज कारोबार चलाती थी। बस ऐसे समय बीतता गया, 10 साल, 50 साल, 70 साल, एकदम बुढ़ापा आ गया, मृत्यु का समय नजदीक आ गया। राजा ने सोचा कि अभी ये रानियां तो जरूर मेरे साथ चलेगी। तो जो प्रिय रानी थी वो तो बाजू में बैठी थी, उसको पूछा कि देखो जीवन भर मैंने तुमको साथ रखा है, तुम तो जरूर साथ चलोगी ना। उसने कहा ना बाबा ना, भले तुमने जीवन भर साथ रखा, लेकिन अकेले तुमको ही जाना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ 1 मिलीमीटर भी आगे नहीं आ सकती। तो राजा दुखी हुआ, फिर दूसरी रानी को बुलाया जो सुंदर थी, उसको कहा देखो मैं तुमको दूसरे राज्यों में ले जाता था, कितनी अच्छी ट्रीटमेंट दिलाई, तुम तो मेरे साथ चलोगी ना। तो उसने क्या बोला मालूम है, स्वप्न में भी नहीं सोचना, मैं साथ में नहीं चलने वाली। हमने तो पहले से तय कर दिया कि वो मगध देश के राजा के साथ शादी करने की, तुम मरते ही नहीं हो, है ना, हम तो राह देख के बैठे कि तुम कब मरो तो हम शादी करें। तो राजा तो एकदम दुखी हो गया। फिर जो रानी बुद्धिशाली थी उसको बुलाया, ताकि तुम तो इतनी समझदार हो, तुम तो जरूर साथ चलोगी। उसने कहा कि थोड़ी दूरी तक तो मैं आ सकती हूं, पर सदा साथ नहीं चल सकती। तो राजा तो एकदम रोने लगा। फिर जो रानी को कभी नहीं बुलाता था उसको बुलाया, रोते रोते कहा कि देखो मुझे माफ कर देना, मैंने तुमको कभी नहीं बुलाया, तुम तो राज कारोबार में ही बिजी थी, लेकिन तुम तो मेरे साथ चलोगे ना, देखो मेरे साथ चलने को कोई तैयार नहीं है। तो उसने क्या कहा होगा मालूम है, कि मैं जरूर तुम्हारे साथ चलूंगी, मैंने पहले से ही पक्का कर लिया है कि जब तक तुम जिंदा हो राज कारोबार चलाना, तुम्हारी मृत्यु हो जाए तुम्हारे साथ ही चलना है। तो और कोई राजा की कहानी नहीं है, आपकी और मेरी कहानी है। आत्मा रूपी राजा की 4 रानियां हैं। पहली रानी कौन सी, यह शरीर। हाँ, शरीर हमेशा साथ होता है, शरीर हमें सबसे ज्यादा प्रिय होता है, परंतु मृत्यु के समय 1 मिलीमीटर भी साथ नहीं आता है। दूसरी रानी कौन सी, धन संपत्ति। हम औरों को दिखाते हैं, देखो मेरा घर कितना बड़ा है, मेरी गाड़ी कितनी बड़ी है, परंतु मृत्यु के बाद और किसी की हो जाती है। बच्चे राह देख के बैठे होते कि पापा मरते ही नहीं है। देखना सचमुच बच्चे सोचते हैं भी मरे तो हमको प्रॉपर्टी मिले। तीसरी रानी कौन सी, मित्र संबंधी। कहां तक आते हैं, स्मशान घाट तक आते, उससे आगे नहीं आते। और चौथी रानी कौन सी, चौथी रानी, संस्कार। कर्म से ही संस्कार बनते। तो आत्मा में है मन, बुद्धि और संस्कार, तो चौथी रानी है हमारे संस्कार, है ना। संस्कार ही साथ चलते, लेकिन संस्कार का ध्यान हम बिल्कुल नहीं देते। आज आपके संस्कार ही आपको यहां भी ले आए ना। शरीर का ध्यान, शरीर का ध्यान देते हैं, है ना। संपत्ति धन कमाने का ध्यान देते हैं, मित्र संबंधी का ध्यान देते, परंतु संस्कारों को अच्छा बनाने का ध्यान नहीं देते। और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी यहां देनी चाहिए या नहीं, यस और नो। हाँ, तो फिर सेंटर पे जाना पड़ेगा ना, जाएंगे। अभी 1-2 लोग ही बोल रहे
कि भी पक्का। बस एक देखो, एक बात मैं समझ गया कि भी प्रायोरिटी देनी है इनर डेवलपमेंट को, है ना। मेरी वेबसाइट का भी नाम है इनर डेवलपमेंट, इसीलिए क्योंकि ये बात को समझे कि भी जरूरी है आज आउटर डेवलपमेंट आवश्यक नहीं है, वो ऑटोमेटिक होगा। इनर डेवलपमेंट हुआ, आउटर डेवलपमेंट ऑटोमेटिक होने लगेगा। बस ये हेड और हार्ट को हील करने के लिए और क्या करना है ना, ये भी देखो गोल रखो। तो ये बात तो मैंने आपको स्पिरिचुअल बताई, ये भी एक जनरल सी बात बताता हूं। कहते जीवन में 4 L होने चाहिए, हर व्यक्ति को ये 4 L जीवन में हो। क्या है 4 L? पहला, हाँ, लव, लर्न, लीव एंड लीव द लेगेसी, है ना। अपने पीछे को छोड़ करके जाओ, है ना। यह सोचो कि दुनिया आपको कैसे याद रखेगी, है? सबसे बड़ी बात यह है। पहले लोग कोशिश करते थे ना कहीं हमारा नाम हो, बोर्ड लग जाए, वो नहीं। आप सब तो डॉक्टर हो, देखो हम लोग थोड़ा सा पुरुषार्थ करें, सचमुच आज और डॉक्टरों को लोग याद करते हैं, ऐसे ही आपको भी याद करेंगे। क्या लिखना है? 4L। 4L क्या है? लर्न, देन लव योर लाइफ, नो, लीव इट टू द फुलेस्ट एंड लीव द लेगेसी, है ना। कुछ अच्छी चीज है वह छोड़ करके जब दुनिया से जाओ तो ना धन संपत्ति काम नहीं आने वाली, है ना। बच्चे तो आपको भूल जाएंगे, वो पक्का है, लेकिन समाज को कुछ दे करके जाओ। और एक आम छोटा सा डॉक्टर भी समाज को कुछ दे सकता है ना। एक फैमिली फिजिशियन ही है हमारे पास बोरीवली में, है ना। अच्छा सा उनकी एक सिस्टम है, कहते हैं हर वीक में एक दिन है हाफ डे, शायद फ्राइडे हाफ डे फ्री ट्रीटमेंट। कहते मेरे पास लाइन लग जाती है उस समय, दवाइयां भी फ्री, ट्रीटमेंट भी फ्री। कहते एक तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूं, और दूसरा कहते इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ कि बंबई में कोई भी बीमारी आएगी पहले मेरे पास आती, कोई नई बीमारी स्टार्ट हो, क्योंकि वो फ्री ट्रीटमेंट वाले आ ही जाते हैं और समझ में आ जाते। तो ऐसे वी कैन डू सो मेनी थिंग्स, बस आप थोड़ा सा ट्राई करो, बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कहते हैं ना, जिंदगी जी तो ऐसी जी जो दिलशाद रहे, तू दुनिया से चला जाए पर दुनिया को तेरी याद रहे। बस ये ट्राई करना कि मेरे जाने के बाद लोग मुझे कैसे याद करेंगे। हमारे दिल को ये बात भी चुभ जाती है कि भी लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं ना। जब कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो दिल को चुभता है ना। वास्तव में अगर वह क्रिटिसिज्म रॉन्ग है तो आपके लिए अप्रिशिएशन है, और वो क्रिटिसिज्म राइट है तो आपके लिए ट्रीटमेंट है। वास्तव में टीका करने वाला व्यक्ति साइकोथेरापिस्ट का काम करता है। आज बड़े शहरों में कई लोग साइकोथेरापिस्ट के पास जाते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है। वो ये जानना चाहते हैं कि भी हमारे व्यक्तित्व में ऐसी वीकनेस क्या है। साइकोथेरापिस्ट उसको बहुत सारे प्रश्न पूछता है और फिर बताता है कि भी तुम्हारे में यह कमजोरी है, ऐसे ऐसे इसे दूर करो। आपका टीकाकार भी यही काम करता है ना। आपकी कमियां ढूंढ निकालता है, आपको सुनाता है, औरों को सुनाता है। साइकोथेरापिस्ट को तो अच्छी खासी फीस देनी पड़ती है, परंतु टीका करने वाला फ्री में ट्रीटमेंट देता है। तो उसको क्या बोलना चाहिए? हाँ, कोई टीका करे तो क्या बोलो? हाँ, थैंक यू बोलो उसको। देखो, हाँ, नहीं, सही है तो अप्रिसिएशन है, रॉन्ग है तो ट्रीटमेंट है। मैं बताऊंगा आपको ना, उसमें कुछ ना कुछ वो एक आपके लिए इलाज है। टीकाकार क्या करता है? देखो कि आप अगर हॉस्पिटल में काम करते हैं 365 डेज ईयर, आप डेली टाइम से हॉस्पिटल में पहुंच गए, तो कोई टीका नहीं करेगा कि तुम लेट आते हो।
अगर तुम एक दिन लेट गए तो शायद तो बोलेगा तुम रोज लेट आते हो, हमेशा लेट ही आता है, इसको अक्ल ही नहीं है। तो एक बार गए, उसको उसने बड़ा किया है ना, उसमें कुछ तो 0.001% तो ट्रूथ होता ही है, उसको भी एक्सेप्ट करो और अपने आप को सचमुच ट्रांसफॉर्म कर दो। हमारी गुलजार दादी भी ये बताती है कि भी कोई टीका करे, आपको लगे कि मेरे में है ही नहीं, तो सोचो कि भी फ्यूचर के लिए यह सलाह काम में आएगी, है ना। अभी नहीं है, परंतु भविष्य में कभी ऐसा कुछ होगा तो ये जो बोल रहा है वो शायद काम में आएगा, तो इसको मैं संभाल के रखूं। अब बात क्या है मालूम है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। आज दिल और दिमाग दोनों डिस्टर्ब क्यों होते हैं? क्योंकि हम ढूंढ ही टेंशन को रहे, ढूंढ ही निराशा को रहे। एक्चुअली ढूंढना है। देखो अभी अभी प्रैक्टिकल एक्टिविटी, यहां सब कुछ सफेद है ना, हॉल में क्या है? सफेद है, सब कुछ है, हाँ या ना? हाँ, देखो अभी ढूंढो, लाल को ढूंढो, ढूंढो लाल, लाल देखो, देखो लाल, वहां है लाल, यहां है लाल, यहां है लाल, यहां है लाल, ढूंढो ढूंढो लाल 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 लाल, बहुत कुछ लाल है ना। चलो अभी पीला ढूंढो, पीला पीला, उधर देखो एंजल पीला, यहां पीला, उसमें पीला, यहां भी पीला, पीला पीला, मिला पीला पीला। जो है ना, आप क्या ढूंढ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जीवन में भी जानकी दादी ने भी कहा ऐसे खुशी को ढूंढो, है ना, रिलैक्सेशन को ढूंढो, पॉजिटिविटी को ढूंढो, तो ऑटोमेटिक वह हर व्यक्ति में भी, व्यक्ति भी अच्छा या बुरा नहीं है, हम उस व्यक्ति में क्या ढूंढते हैं वह बहुत ही जरूरी है। और कहा गया है एक्सपेक्ट द बेस्ट बट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट। बस ये भी एक सिंपल करो ना, कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए टेंशन नहीं होगा। हाँ, अभी तो समय नहीं है, आपका ऑपरेशन भी करना है ना, हाँ, 5 बजे तक हमको पूरा भी करना है। हाँ? और एक सिंपल सी बात कि जज नहीं करो। आज ये सभी प्रॉब्लम का मूल कहां है मैं आपको बताता हूं, फिर हम ऑपरेशन करते हैं। लोग क्या कहते हैं पता है, डॉक्टर साहब हम थोड़ी कोशिश करते, ये तो टेंशन हो जाता है, हाँ, वो चीज दिल को लग जाती, हम नहीं करते। आपको उसका ओरिजिन बताता हूं कि भी वो विचार कहां से आता है। कभी आपने देखा है कि बिल्ली चूहे को कैसे पकड़ती है? देखा है? हाँ, कैसे पकड़ती है? हाँ, छुप के बैठी रहती कि जहां से पॉसिबिलिटी है कि चूहा आएगा, जैसे आएगा पकड़ लेती है। बस ऐसा ही करना है। देखो अभी भी करो, हाँ, कमर को सीधी रख के बैठो, हाँ, आंखें बंद कर दो और यह सोचो कि दूसरा विचार कहां से आता है। जैसे ही आए दूसरा विचार तुरंत उसे पकड़ना है। देखते रहो दूसरा विचार कहां से आ रहा है, जैसे ही आए उसको पकड़ना है। जैसे ही दूसरा विचार आए उसको तुरंत ही पकड़ना है। देखते रहो, बस देखते रहो। जैसे ही दूसरा विचार आए तुरंत उसे पकड़ना है। देखते रहो। अच्छा, आंखें खोलो। दूसरा विचार आया? आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि देख रहे थे, नहीं तो इतनी देर में 5-6 विचार आ जाते। तो बस देखो यही तरीका है। सवेरे भी बताया था ना, वो डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनो ना, तो समस्या सामने आएगी ही नहीं। देखो एक अंतिम बात बताता हूं, उसके बाद हम ऑपरेशन करेंगे। ये पावरफुल बात है, इसको जीवन में अपनाना। यहां से कुछ नहीं लेके जाओ, यह एक अप्रोच जरूर लेकर के जाना। कहते कि एक बार पोप को अमेरिका में एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर देने जाना था ना, तो उनकी गाड़ी का ड्राइवर था, वो संभाल संभाल के गाड़ी चला रहा था। उन्होंने सोचा कि भी ये स्पीड से चलेंगे तो डेफिनेटली 1-8 घंटा लेट होने वाले। सोचा ये नहीं चलेगा, फास्ट गाड़ी चलानी पड़ेगी। उसने ड्राइवर को बोला तुम पीछे बैठो, मैं ड्राइवर की सीट पे बैठा।
ड्राइवर की सीट पे बैठे और तेज गाड़ी चलाने लगे, हर सिग्नल को तोड़ते थे, एक भी सिग्नल नहीं रखते थे, सीधा सब गाड़ियों को ओवरटेक करते थे। ट्रैफिक पुलिस को मालूम पड़ा तो ट्रैफिक पुलिस ने सोचा कौन है इस गाड़ी में, बोले बड़ी गाड़ी है लेकिन इसको फाइन देनी चाहिए। तो एक आदमी को भेजा उसके पीछे, जाओ उसको रोको और उसको फाइन करो। आदमी वहां तक गया, कुछ देखा और वापस आ गया। कहते साहब साहब उनको हम फाइन नहीं कर सकते। कहा क्यों नहीं कर सकते? क्या अमेरिका वाइस प्रेसिडेंट है उसमें? कहा नहीं नहीं नहीं, उससे भी बड़ा आदमी। क्या अमेरिका का प्रेसिडेंट है उसमें? कहा नहीं नहीं साहब, उससे भी बड़ा आदमी है। कहते कौन बड़ा आदमी हो सकता है उससे? कहा नहीं नहीं साहब, वो तो मैंने नहीं देखा लेकिन पोप उसकी गाड़ी चला रहे थे। समझे? हाँ, आपकी गाड़ी कौन चला रहा है? हाँ, बस यहां से एक इस चीज अभी तो पूरा हो गया। ठीक है। हाँ, आपकी गाड़ी पोप चला रहा है कि नहीं? हाँ, देखो सचमुच, हाँ, भगवान हमारी गाड़ी चलाए। भगवान को आपकी गाड़ी सौंप दो, बस हर बात में। और पावर, A.R. रहमान ने भी ये बात कही है कि भी भगवान ही मुझे गाइड कर रहा है, भी मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं कंपोज मैं नहीं कर रहा हूं, वो स्पिरिचुअल एनर्जी कर रही है। अगर वो स्टॉप कर दे तो मैं कुछ कंपोज ही नहीं कर सकता। तो ऐसे ही हम जो कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने प्रैक्टिस कर रहे, हॉस्पिटल चला रहे, ये सोचो कि भगवान मेरी गाड़ी को चला रहा है, मेरी नैया भगवान के हवाले कर दी है। चलो अच्छा, अभी ऑपरेशन करेंगे। डर तो नहीं लगा ना किसी को ऑपरेशन का? नहीं है ना डर? अच्छा देखो, अभी ऑपरेशन में क्या करना है, टाइम कम है, हमको 5 बजे तक पूरा करना है। तो अभी इसमें क्या करना है हमें, मैं आपको पूरा बताऊंगा, मेरे साथ साथ फॉलो करना है आप। और ये ऑपरेशन कहां होना है? माउंट आबू की पहाड़ियों में होना है ना? आप अपने घर में है ऐसा आपको सोचना है। मैं जैसे जैसे बोलूं उड़ करके आप यहां पर आएंगे, आप यहां पर उड़ के आएंगे, फिर है ना दादी जानकी को मिलेंगे, जानकी दादी को बोलेंगे दादी मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, है ना? तो दादी आपको एक गुफा में ले जाएगी। समझ गए? मेरे साथ साथ आप करना, सचमुच ऑपरेशन हो जाएगा। सब तैयार है? अच्छा, एकदम थक तो नहीं गए ना? अभी तो रेस्ट करके ही आए हैं। ओके, चलो कमर को सीधी रख के बैठो। हाँ, कमर को सीधी रखो, दोनों पैरों को जमीन पे रख दो। ओम शांति। हाँ, दोनों पैरों को जमीन पे रखेंगे और भी अच्छा है। नहीं, इफ यू आर कंफर्टेबल जैसे भी हो, हाँ, हाथों को मोड़ लेना है ताकि वह भी रिलैक्सेशन की स्थिति में हो और भी अच्छा है। हाँ, भले आंखें बंद कर देंगे। मैं जैसे जैसे कहूं मेरे साथ फील करना। यह सोचो कि आप अपने घर में बैठे हैं, एकदम रिलैक्स हो रहे हैं। ये पक्का करो कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। बस ये शरीर एक साधन मात्र है जिसका उपयोग करने वाली मैं दिव्य शक्ति हूं। जैसे ये भाव आता है, हल्कापन लग रहा है, रोम रोम में प्रकाश फैल रहा है, एकदम हल्के हो गए हैं, हल्के होकर के उड़ रहे हैं। उड़ते रहिए, उड़ते उड़ते एकदम हल्के होकर के उड़ रहे हैं।
उड़ते उड़ते माउंट आबू की ओर आ रहे हैं। एकदम रिलैक्स और हल्के होकर के माउंट आबू की ओर आ रहे हैं। अतीन्द्रियानंद का अनुभव हो रहा है। मैं वो ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं, यही मेरा सही स्वरूप है। एकदम हल्के होके माउंट आबू की तलेटी में आ गए हैं। वहां आप दादी जी को मिलते हैं। दादी को मिलते ही आपको बहुत अच्छा लगता है। आपको यह अनुभव होता है कि मेरी सभी समस्याओं का समाधान यहां मिल जाएगा। और एकदम दादी को आप कहते हैं कि दादी जी मेरे यह प्रॉब्लम है। अपने जीवन की समस्याओं को आप बताते हो। दादी आपको अपने पीछे पीछे आने का इशारा करती है। आप उनके पीछे पीछे जाते हो। पक्का है कि सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। दादी आपको एक बहुत बड़ी गुफा में ले जाती है। आप उनके पीछे पीछे जा रहे हो। जैसे उनके पीछे पीछे जाते हो, आप अपने जीवन की भी गहराई में जा रहे हो। एकदम जीवन की गहराई में जा रहे हो। और गहराई और अंदर जाते हो गुफा में। एकदम लगता है कि मैं और कहीं डीप डीप स्टेट में जा रहा हूं। एकदम गहराई में पहुंच गए हो। गुफा के अंत में आप जाते हो तो देखते हो बहुत बड़ी गुफा है। बस वहां चारों ओर शांति ही शांति छाई हुई है। प्रकाश ही प्रकाश छाया हुआ है। और सामने एक बिंदु टिमटिमा रहा है। एकदम पावरफुल लाइट जगमगा रही है। बस उसी लाइट को आप देखते रहते हो। उस लाइट से लेजर बीम की तरह पावरफुल किरणें निकल रही है। बस आप एकदम रिलैक्स हो। उस किरणों को अपने में समा रहे हो। उससे पावरफुल किरणें निकल करके आत्मा में रही हुई सभी कमजोरियों को भस्मीभूत कर देती है। लेजर सर्जरी की तरह आत्मा में इस जन्म के जो भी ऐसे अनुभव है, जो भी दुख देने वाले अनुभव है, सभी को समाप्त कर देती है। एकदम पावरफुल किरणें। एकदम हल्का लगता है। जैसे ही ये लेजर बीम आत्मा की उस कमियों को समाप्त कर देता है, आपको एकदम अच्छा लगता है। साइकिक सर्जरी से आपको लग रहा है कि बस ईश्वर मेरे साथ है और ईश्वर मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है।
सदैव मैं ईश्वर को साथ रखूंगा। मन में यही गीत को गुनगुनाओ कि ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। बस एकदम पक्का हो गया है कि ईश्वर मेरे साथ है। मैं एकदम नया जीवन हो गया मेरा। एकदम रिलैक्स होकर के वापस इस गुफा से बाहर आते हो, एकदम हल्के होकर के वापस आते हो। दादी जी का बहुत शुक्रिया मानकर, उन्हें बार बार मिलने का वादा करके अब वापस उड़ते उड़ते अपने स्थान पर आ रहे हो। एकदम हल्के हो गए हो, बिल्कुल फ्री हो गए हो। एकदम हल्के हो गए। धीरे से आंखें खोलो, एकदम फ्रेशनेस का अनुभव हो रहा है। तो यह छोटी सी विधि थी। हाँ, अच्छा लगा? किसको किसको रिलैक्स लगा थोड़ा भी? हाँ, अच्छा, देखो सबको लगा ना। अच्छा, वेरी गुड। चलो, हाँ, पूछता नहीं हूं। क्यों नहीं पूछ रहा हूं पता है? एक्चुअली तो इसकी सबसे पावरफुल इफेक्ट होती है। मैंने मेरे अपने सेमिनार्स में भी देखा है कि जो भी आप लेक्चर देते हो, एक्टिविटीज कराते हो, उसकी इतनी पावरफुल इफेक्ट नहीं है जितनी पावरफुल इफेक्ट है कि जब पार्टिसिपेंट सुनाते हैं कि भी मुझे यह हुआ, मैंने यह किया, मुझे यह फीलिंग हुई, तब हमें भी यह आता है कि भाई ये व्यक्ति हमारे में से ही एक है, वह यह कर सकता है तो मैं भी कर सकता।